Hi everyone, welcome you all in our YouTube channel PNT Physics. स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया के बारे में स्टडी किया और आज के सेशन में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे। तो डायरेक्टली हम अपने टॉपिक दैट इज मोमेंटम पे आने से पहले कुछ एवरीडे लाइफ के कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास टू बॉक्सेस हैं, वी हैव टू बॉक्सेस, वन इज एम्प्टी एंड अदर इज फुल ऑफ स्टोन्स। ये स्टोन नहीं लेके कुछ बुक्स डाल दी उसमें, मतलब टू बॉक्सेस हमारे पास है, एक खाली है और दूसरा आपका स्टोन से भरा हुआ है, बुक से भरा हुआ है, कुछ भी उसमें डाला हुआ फील है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि किस बॉक्स को पुश करने में आपकी ज्यादा फोर्स लगेगी और किस बॉक्स को पुश करने में आपको मुश्किल होगी? तो जो खाली बॉक्स होगा ऑब्वियसली उसको जो पुश करना है वो इजी है, और जो फिल है बॉक्स भरा हुआ है स्टोन्स के साथ भरा हुआ है, उस बॉक्स को पुश करने में आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बॉक्स का जो मास है, जो वो वाला बॉक्स जो स्टोन से भरा हुआ है, उसका जो मास होगा वो ज्यादा होगा, और इसका जो एम्प्टी बॉक्स है ऑब्वियसली इसका मास कम होगा। तो मास ऑफ द सेकेंड बॉक्स इज मोर देन दैट ऑफ द मास ऑफ दिस फर्स्ट बॉक्स विच इज एम्प्टी। तो अगर ज्यादा मास है तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, और कम मास है तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ रही है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है आपका कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, ज्यादा मास होगा तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, कम मास होगा तो आप कम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास एक टेनिस का बॉल है और एक क्रिकेट का लेदर का बॉल है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि क्रिकेट में जब लेदर के बॉल से आप खेलते हैं तो अगर फास्ट स्पीड के साथ लेदर का बॉल आता है, ठीक है, तो किसी प्लेयर को या स्पेक्टेटर को, फील्डर को, किसी को जोर से लग जाए, वो बॉल उस स्पीड के साथ डायरेक्टली आता है और लग जाए तो उसको चोट भी आ सकती है। लेकिन उसी स्पीड के साथ अगर टेनिस का बॉल आता है तो किसी को कोई चोट नहीं लगती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्रिकेट बॉल जो कि लेदर का बना हुआ है और दूसरा टेनिस बॉल, ठीक है, दोनों सेम स्पीड के साथ आ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट बॉल लेदर के बॉल से जो है स्पेक्टेटर को काफी चोट आ सकती है, लेकिन टेनिस बॉल से प्लेयर को कोई भी चोट नहीं आती है। तो इसके पीछे भी यही रीजन है कि क्रिकेट बॉल का जो मास है वो ज्यादा है आपके टेनिस बॉल के मास से। तो मास पे जो है डिपेंड करता है, मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगी है, और मास कम था तो फोर्स आपकी कम लगी है। ठीक है, ज्यादा मास था तो ज्यादा फोर्स लगी और कम मास था तो कम फोर्स लगी। तो यहां से भी आपका यही निकलता है कंक्लूजन कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो अगर बैडमिंटन की शटल के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर हमने बैडमिंटन की जो शटल कॉक है उसको लिया और अपने हाथ से उसको फेंक रहे हैं, तो हम थ्रो कर रहे हैं हाथ से, तो वो ज्यादा फोर्स नहीं लगेगी, हाथ से हम ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएंगे, तो शटल भी जो धीरे से जाएगी और थोड़ा सा आगे जाके गिर जाएगी। लेकिन उसी शटल को अगर हम रैकेट के साथ ठीक ठाक फोर्स के साथ फेंकते हैं, ठीक है, तो वो काफी फास्ट जाएगी, मतलब उसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी। तो यहाँ से क्या निकलता है कि अगर आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हो तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर फोर्स ज्यादा लगा रहे हो तो वेलोसिटी भी आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा स्पीड के साथ गई ना शटल, अगर आपने रैकेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई की तो वो ज्यादा फोर्स के साथ जा रही है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह फोर्स और वेलोसिटी जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए बच्चों, मैं ये एक फोर्स के साथ बॉल को नीचे, ठीक है, फेंक रही हूँ, तो बॉल बाउंस होके आ रहा है वापस मेरे पास और यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंच रहा है। ठीक है, मैंने कम फोर्स लगाई है तो वो कम वेलोसिटी के साथ आया, पर देखते यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगी, तो यहाँ पहले यहाँ पहुंचा था, अब यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी के साथ आया। अगर मैंने थोड़ी सी ज्यादा फोर्स अप्लाई की, मैंने फोर्स का अमाउंट इंक्रीज किया, तो बॉल की वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, तभी यहाँ पहुंचा है। अब मैं थोड़ी और ज्यादा फोर्स लगाऊंगी, तो ये देखिए अब बॉल यहाँ से फिर यहाँ से अब यहाँ पहुंच गया, मतलब ज्यादा फोर्स और ज्यादा मैंने अमाउंट इंक्रीज किया है फोर्स का, तो बॉल की वेलोसिटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे मैं फोर्स का अमाउंट इंक्रीज कर रही हूँ वैसे वैसे बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से आपकी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है आपकी वेलोसिटी की।
इन सभी एग्जाम्पल से हमने देखा कि जो फोर्स आपने अप्लाई की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, और फोर्स साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्टली ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा स्पीड के साथ कोई चीज जाएगी, कम फोर्स लगाएंगे तो कम स्पीड के साथ। ठीक है, और अगर मास ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, मास कम होगा तो कम फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको जब इकट्ठे लिखते हैं हम तो ये आ जाएगा एम वी। अब ये जो एम वी आया, इस दोनों को, इस एम और वी के जो प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, इस क्वांटिटी को एक नाम दिया गया और न्यूटन ने इसको मोमेंटम का नाम दिया। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसको नाम दिया न्यूटन ने मोमेंटम का। ठीक है, तो ये आपकी मोमेंटम है, मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होगी? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। ठीक है, तो स्मॉल p इज इक्वल टू m इंटू वी। स्मॉल p इज इक्वल टू m इंटू वी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। अब इसकी यूनिट की बात करें अगर, तो यूनिट जो ऐसा यूनिट है मोमेंटम की, वो आएगी, मास की यूनिट है हमारी kg और वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम की यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसा यूनिट है हमारी लीनियर मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब इसके बाद है कि जो मोमेंटम है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है, और वो डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है मोमेंटम की डायरेक्शन। तो ये होगी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम का हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 400 ग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो मास इज 400 ग्राम एंड स्पीड इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, जो गिवन है मास को लिख लिया 400 ग्राम। ठीक है, और स्पीड दैट इज वेलोसिटी, वी से लिखते हैं इसको, ये 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा मास और वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे देखिए कि ये ग्राम है और ये मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड तो ठीक है, ये तो एसआई में है। ठीक है, एसआई में इसको कन्वर्ट नहीं करना है, लेकिन ग्राम को, इसको केयरफुली देखिए कि ग्राम में मास इज गिवन इन ग्राम, नॉट इन किलोग्राम, एंड किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। सो वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। ठीक है, तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 400 है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4/10 दैट इज 0.4, और ये आ गया किलोग्राम। ठीक है, ग्राम से बन गया किलोग्राम। अब हमारा ठीक हो गया। ठीक है, अब मोमेंटम का फॉर्मूला भी हमने किया कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास पुट कर देंगे, मास इज 0.4 एंड वेलोसिटी इज 20। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 80, और ये पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग गया, दैट मीन्स 8। और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मास की किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम इज 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें मास दिया था 400 ग्राम और स्पीड दी थी 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे, तो हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना है। कई क्वेश्चंस में जो स्पीड होती है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दी होती है। ठीक है, तो स्पीड शुड बी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एसआई में मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए, लेकिन कई क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दी होगी, तो फिर क्या करेंगे आप? उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, याद रखना है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके फिर आपका स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। फिर आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम मोमेंटम के बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। जो आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो जो है बॉडी की मोमेंटम में चेंज लाती है,
बॉडी की मोमेंटम तो चेंज होगी, ठीक है, मोमेंटम चेंज हो रही है, तो वो जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो रिलेशन है न्यूटन के सेकंड लॉ में दिया गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यहाँ से देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of momentum, rate of change of momentum is that of an object is proportional to the applied unbalanced force, ठीक है, in the direction of force। तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम तो ठीक है, हमने किया था मोमेंटम P is equal to m into v, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जैसे चेंज ऑफ वेलोसिटी होता था हमारा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ठीक है, शुरू में इतनी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, बाद में 6 मीटर पर सेकंड है, तो चेंज कितना आया, 6, 2 से 6 में गई तो चेंज 4 का आया ना, 6 माइनस 2 4 मीटर पर सेकंड का चेंज आया वेलोसिटी में। उसी तरह से मोमेंटम भी क्या होगी, शुरू में इतनी मोमेंटम थी, बाद में इतनी मोमेंटम होगी फोर्स अप्लाई करने के बाद आपकी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा आपका चेंज इन मोमेंटम। तो ये चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंट, चेंज ऑफ मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। शुरू में हमारी मोमेंटम इतनी थी, बाद में इतनी होगी, दोनों का डिफरेंस निकाला तो वो आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम भी ठीक है, हमें समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करनी है कि आपने स्टेटमेंट में सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख देते हैं कई बच्चे, तो चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं लिखना है, उसकी बजाय वहां पे आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या चीज है, अब देखो हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंज आएगा, लेकिन मोमेंटम में जो चेंज आएगा, अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे ना तो वही मोमेंटम में चेंज जो है कम टाइम में आएगा, और अगर हम कम फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम में जो चेंज है वो ज्यादा टाइम में आता है, ठीक है। तो वो टाइम के साथ जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, कि कम टाइम में चेंज आ रहा है कि ज्यादा टाइम में चेंज आ रहा है, मतलब चेंज फास्ट हो रहा है कि चेंज आपका स्लो हो रहा है, ठीक है, किस रेट से चेंज हो रहा है, फास्ट रेट से कि स्लो रेट से, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स अगर आपकी एफ है तो इसको लिख सकते हैं हम चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, टाइम लिख दिया। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर ज्यादा फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो मोमेंटम में ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ज्यादा फोर्स ज्यादा चेंज, कम फोर्स कम चेंज। लेकिन जब ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, फोर्स एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो कम टाइम लगेगा लेकिन चेंज ज्यादा होगा, टाइम कम लगेगा चेंज ज्यादा होगा, तो कम टाइम में ज्यादा चेंज लाएंगे, ठीक है। और अगर आप कम फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स कम है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑटोमेटिकली टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा टाइम में, और फोर्स कम है तो चेंज भी कम आएगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम में कम चेंज होगा अगर फोर्स कम लगाएंगे। तो ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बच्चों हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो है मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट कर ली, उसको समझ लिया अच्छे से कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अब मैथमेटिकली उसको कैसे डिराइव करते हैं उस पर आते हैं। तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट इज कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है, विच इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरू में उसकी वेलोसिटी u, जैसे हमने लिया था ना कि शुरू में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ चल रहा है, फिर जैसे फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होगी, तो जो 2 मीटर पर सेकंड शुरू में थी उसको बोलते हैं इनिशियल, और जो बाद में 6 होगी उसको बोलते हैं फाइनल, ठीक है। फिर चेंज इन वेलोसिटी आया था 6 माइनस 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। तो u इज द इनिशियल, मान लेते हैं कि लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं f फोर्स आपने इसमें अप्लाई की, वी आर अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज f। तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी u से चेंज होके v वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, v वेलोसिटी। तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, f इज द कांस्टेंट फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये और टाइम t, और ये जो फोर्स आपने लगाई ऑब्जेक्ट पे वो कितने टाइम के लिए लगाई, t टाइम। तो ये सारा आपको लिखना है। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with velocity u, let constant force F is applied on the object and its velocity becomes v, which is the final velocity of the object, ठीक है, and force is applied on the object for time t।
ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट P1, उसके बाद लेट P1 बी द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम हम लोगों को निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा, हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा। तो मान लेते हैं कि P1 आपका इनिशियल मोमेंटम है, जिस तरह से इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, उसी तरह से जो आपका P1 है वो इनिशियल मोमेंटम है और P2 जो है वो फाइनल मोमेंटम है। ठीक है, तो P1 इज द इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम यहाँ लिखी हूं मैं, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है P1, और अगर P मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, तो मास तो m ही है आपका ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट, एक ही ऑब्जेक्ट लिया ना हमने, तो मास आपका m है, लेकिन इनिशियल मोमेंटम में तो वेलोसिटी कौन सी आएगी, अगर इनिशियल मोमेंटम में तो वेलोसिटी कौन सी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी आएगी, दैट इज u। ठीक है, तो ये mu, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। ठीक है, अब फाइनल मोमेंट, ये इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम को हम कंसीडर कर लेते हैं P2, P2 इज द फाइनल मोमेंटम, तो मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, दैट इज m। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका v। ठीक है, तो ये इनिशियल मोमेंटम mu और फाइनल मोमेंटम mv। अब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम, दैट इज P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम P1। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम इज mv एंड इनिशियल मोमेंटम इज mu। तो यहां से देखिए आप, m आपका कॉमन है, m बाहर आ गया और बच गया v माइनस u। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया m, चेंज इन मोमेंटम m इंटू v माइनस u। अब हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम, आपके स्टेटमेंट में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ, दिस इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज ओनली चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में टाइम भी आ जाएगा आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m v माइनस u, दैट इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि टाइम t लगा था ना आपका ये। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में चेंज ऑफ मोमेंटम से टाइम को डिवाइड कर दिया, तो आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे फोर्स के, तो उसको लिख देते हैं कि फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब पहले एक चीज देखिए कि v माइनस यू अपॉन टी, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। व्हाट इज v माइनस यू अपॉन टी, व्हाट इज v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी क्या है आपका, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब v माइनस यू की बात करें तो दिस इज चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड v माइनस यू अपॉन टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का नाम आता है, इसका मतलब वो क्या है, एक्सेलरेशन है हमारी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं a से, तो v माइनस यू अपॉन टी हमारा क्या आ जाएगा, m इंटू, और v माइनस यू अपॉन टी आ गया एक्सेलरेशन a। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है आपका, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड f इज योर अप्लाइड फोर्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका, f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां से देखते हैं हम आगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो हमारा आ गया ma। तो यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लग जाता है, कांस्टेंट k ma। ठीक है, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, k क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ऐसा यूनिट में बात करें तो k को जो है वो 1 लिया जाता है, तो f इज इक्वल टू ma। दिस इज द required relation between force, mass and acceleration. ठीक है, and this is the Newton's second law of motion. This is the another form of Newton's second law of motion. एक तो आपके आगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वो स्टेटमेंट से आया, और ये जो मैथमेटिकल डिराइव्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल, force is equal to product of mass and acceleration. What is force? Force is equal to product of mass and acceleration. This is also Newton's second law of motion, which is very very important. तो यहाँ से हम देखेंगे, आपको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट फोर्स की, न्यूटन। फोर्स की जो SI यूनिट है वो है न्यूटन। तो 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन,
1 न्यूटन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? 1 न्यूटन कितना होगा? फोर्स अगर 1 न्यूटन है, मास को हम क्या कर देंगे 1 kg, और एक्सेलरेशन को क्या कर देंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। ठीक है, तो ये होगी आपकी 1 न्यूटन की यहाँ से डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं कि फोर्स जो है आपकी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन होगी आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो ये था आपका मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन में पहले तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे जो डेल्टा पी मैंने लिखा है वो है हमारा P2 माइनस P1, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम को लिखा है डेल्टा पी से। ठीक है, P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं इसको, और डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है ये क्रिकेट मैच का लेते हैं। क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जब फास्ट मूविंग बॉल आती है और फील्डर को उसको कैच करना है। ठीक है, फील्डर को उसको कैच करना है, तो फील्डर क्या करता है, उसको ऐसे जब बॉल आती है देखिए तो वो हाथ को अपने ऐसे पीछे लेके जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों करता है वो? Why cricket in a cricket match the player lowers his hand while taking the catch? ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में ये। तो इससे क्या हुआ कि अगर वो बॉल को यहीं पे कैच कर लेता है, ठीक है, इस पोजीशन पे कैच कर लेता है, और फिर अगर हाथ को ऐसे पीछे लेके जाता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको? इसमें क्या डिफरेंस मिलता है? तो अगर यहाँ पे बॉल को कैच कर लेगा तो जो बॉल जो एकदम से सडनली रेस्ट पे आ रहा है, बॉल सडनली रेस्ट पे आ जा रहा है कम टाइम में। ठीक है, मोमेंटम तो चेंज हो रही है, बॉल की वेलोसिटी 0 हो रही है लेकिन कम टाइम में हो रही है। लेकिन जब उस हाथ को पीछे लेके जाता है जो भी फील्डर है, ठीक है, हाथ को पीछे लेके जाता है, तो वो क्या कर रहा है, उतना टाइम इंक्रीज कर रहा है। अब वेलोसिटी बॉल की 0 हो रही है, बॉल रेस्ट में आ रहा है लेकिन ज्यादा टाइम में आ रहा है। तो यहाँ देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अगर कम टाइम में वेलोसिटी उसकी 0 होगी बॉल की, तो फोर्स ज्यादा लगेगी। अगर कम टाइम में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कम टाइम में अगर वेलोसिटी, फास्ट मूविंग बॉल की वेलोसिटी को हम 0 कर रहे हैं, उसकी एक्सेलरेशन को 0 कर रहे हैं, तो क्या होगा, फोर्स जो ज्यादा लगेगी, तो ज्यादा इंपैक्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट, बॉल का जो इंपैक्ट होगा आपके हाथ में वो ज्यादा होगा, तो उससे इंजरी हो सकती है हाथ में। ठीक है, लेकिन दूसरा जो केस था जिसमें वो हाथ को नीचे लेके गया खींच के, तो उसमें क्या होगा, यहां से यहां तक उसने टाइम को इंक्रीज किया है और बॉल इमीडिएटली रेस्ट पे नहीं आया, उसकी वेलोसिटी जो है वो सडनली 0 नहीं हुई है, उसकी वेलोसिटी को 0 होने में टाइम लगा है, तो उसने टाइम को इंक्रीज किया है वहां पे। ठीक है, तो टाइम इंक्रीज कर गया, अगर टाइम इंक्रीज कर गया तो फोर्स कम लगेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा। अब टाइम जब ज्यादा है तो फोर्स कम है, तो इम्पैक्ट ऑफ जो बॉल होगा हैंड में वो कम होगा, क्योंकि कम फोर्स लगेगी, तो आपको जो है कोई इंजरी या चोट भी नहीं लगेगी। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हाई जंप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाई जंप में क्या होता है, जो एथलीट होते हैं उसको जब एथलीट जंप जब करता है तो उसको लैंडिंग कहाँ पे करवाते हैं, ज्यादातर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो सॉफ्ट हो, कुशन बेड होगा या सैंड बेड होगा, तो वहां पे उसको लैंडिंग करवाई जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो उसमें भी जब इमिजिएटली जो एथलीट जंप मार के आपके कुशन बेड में गिरता है, तो क्या होता है कि वो इमिजिएटली रेस्ट पे आ जाता है? ऐसा नहीं है, वो पहले गिरेगा, ठीक है, कुशन बेड पे, तो उसमें बाउंसिंग होगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो टाइम लगेगा उसको, उसकी वेलोसिटी को 0 होने में टाइम लगेगा, उसको इमीडिएटली रेस्ट में आने में टाइम लगेगा। तो टाइम को हम इंक्रीज कर रहे हैं उसमें, और टाइम को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और उस पर जो है वो फोर्स कम लगेगी तो चोट नहीं लगेगी, उसको कम फोर्स लगेगी तो कोई चोट नहीं लगेगी। और दूसरी तरफ अगर उसको आप स्मूथ फ्लोर ले लो, मार्बल की ले लो, कंक्रीट की फ्लोर में अगर वो जंप करके वहां पे गिरता है, तो वो इमीडिएट, वहां पे कोई बाउंसिंग नहीं हो रही है, कोई टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है, इमीडिएट उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। जैसे ही वो गिरा और उसकी वेलोसिटी जो है वहां पे 0 होगी, और बहुत कम टाइम में उसकी वेलोसिटी 0 हुई है, और इतने कम टाइम में हुई है कि फोर्स काफी ज्यादा लगी, और ज्यादा फोर्स लगी तो उसको चोट भी ज्यादा आएगी। उसी तरह आप घर में भी देख सकते हैं एग्जाम्पल आप, कि अगर कोई आपका ग्लास है, ठीक है, अगर वो बेड पे गिर जाए गलती से, ऊपर से यहाँ नीचे बेड है, यहाँ से गिर भी जाए तो वो टूटता नहीं है, लेकिन वही ग्लास इतनी डिस्टेंस से अगर आप दूसरी कंक्रीट फ्लोर में, स्मूथ फ्लोर में गिरा देंगे
तो बिल्कुल टूट जाएगा। तो वही केस होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, बेड पे क्या है, वो सॉफ्ट है आपका, ठीक है, वहां पे बाउंसिंग होगी और इमिडिएटली वो रेस्ट में नहीं आएगा, उसको रेस्ट में आने में टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगी, और फोर्स कम लगेगी तो वो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो कंक्रीट फ्लोर पे गिरेगा तो इमिडिएटली रेस्ट पे आ जाएगा, इमिडिएटली रेस्ट में आ जाएगा, वेलोसिटी उसकी इमिडिएटली जीरो हो जाएगी, सडनली जीरो हो जाएगी, कम टाइम में जीरो होगी, तो फोर्स उस पर ज्यादा लगेगी, और ज्यादा फोर्स लगेगी तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के बारे में स्टडी किया, और नेक्स्ट सेशन में हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।